जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था और उसके प्रकारों के बारे में सीखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग आज इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो इसके नाम में ही लगा हुआ है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब मुद्रा से होता है ना। मुद्रा की व्यवस्था यानी मुद्रा की सुचारू रूप से चलने वाली प्रणाली। मुद्रा के माध्यम से जो देश के अंदर उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था देश के अंदर बनाई जा सकती है ना, वह अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। कुछ विद्वानों ने इससे हटकर भी एक परिभाषा दी हुई है, तो उसको भी आप जान लेते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग, वितरण, आवंटन आदि गतिविधियों का एक समुच्चय है ना। क्या मतलब हुआ? अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग, वितरण, आवंटन, निवेश आदि गतिविधियों का एक क्या है? समुच्चय। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर ये समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। अब बात होती है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अलग अलग आधारों पर अगर हम बात करें तो उनके प्रकार बदल जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन आधारों पर हम अर्थव्यवस्था को विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था को अगर हम बात करें तो मुख्यतः तीन आधारों पर विभाजित किया जाता है ना। सबसे पहला क्या है? आर्थिक आधार पर, दूसरा है उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर, और तीसरा है लेन देन के आधार पर। ये तीन मुख्य आधार हैं जिस पे अलग अलग प्रकार में अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्थिक आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो देखिए, आर्थिक आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और तीसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था, है ना। विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, नाम आपने सुना होगा। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहते हैं, या आप ऐसा कर लीजिए कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? अधिक होती है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर, तकनीक तथा लोगों का जीवन स्तर उच्च होने के साथ साथ संरचनात्मक विकास भी उनका बहुत अच्छा होता है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या और बेरोजगारी का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। यानी जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती और वहाँ बेरोजगारी भी बहुत कम होती है ना। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है वह विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जिन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्था है उन देशों को ही हम विकसित देश कहते हैं, है ना। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं विकसित अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता यह है कि वहाँ पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर होता है वह उच्च होता है ना। उच्च राष्ट्रीय आय होगी और उच्च प्रति व्यक्ति आय भी वहाँ पर होगी। दूसरा, पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है। वहाँ जो पूंजी निर्माण की दर है वह भी क्या है? उच्चतर है ना। पूंजी निर्माण की उच्चतर दर है। दूसरी है उत्पादन एवं उपभोग का उच्च स्तर। जब पूंजी ज़्यादा होगी, लोगों के पास आय ज़्यादा होगी, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी, उत्पादन ऊंचा होगा तो उपभोग का स्तर भी क्या होगा? उच्च होगा।
और जब उपभोग का स्तर उच्च होगा, सारी चीज़ें उच्च हैं, इनकम भी अच्छी है, तो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी वह समाज क्या होगा, वह देश क्या होगा, उन्नत होगा, है ना। दूसरा ये कि बचत एवं विनियोग का भी उच्च स्तर होता है वहाँ पर। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग बचत भी ज़्यादा कर पाएंगे और विनिवेश भी, निवेश जिसको आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, वह भी ज़्यादा करेंगे, है ना। और वहाँ पर निम्न जनसंख्या वृद्धि दर होती है, वहाँ जनसंख्या तेज़ी से नहीं बढ़ती। ऐसे देशों की अगर हम बात करें जहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था है, तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि ऐसे देश हैं जहाँ विकसित अर्थव्यवस्था है ना। अब देखते हैं दूसरा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिनमें निवास करने वाली जनता का जीवन स्तर, उत्पादन स्तर, है ना, जीवन स्तर, उत्पादन स्तर और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, जबकि वहाँ जनसंख्या का स्तर उच्च होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ रहने जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पर जनता का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का होता है। वहाँ उत्पादन के मामले में भी गिरावट देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है ना। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होता है ना। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर राष्ट्रीय आय का भी निम्न स्तर होता है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम होती है ना, निम्न स्तर की होती है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वह भी वही आप कह सकते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की सीधे सीधे विपरीत स्थिति होती है। पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है वहाँ पर, है ना। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन देखा जाता है। उत्पादन एवं भोग का निम्न स्तर होता है। जब इनकम कम होगी, राष्ट्रीय आय कम होगी, तो उत्पादन निश्चित तौर से निम्न स्तर का होगा, और जब लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तो उपभोग भी निम्न स्तर का ही होगा, है ना। वहाँ पर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाती है। यह भी एक माइनस पॉइंट है अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से, क्योंकि उसका उचित उपयोग वहाँ पर नहीं हो पाता है, और उन जनसंख्या के जो जनसंख्या है उनको जो सामान्य संसाधन उपलब्ध होने चाहिए विकास के, वे भी उपलब्ध नहीं हो पाते। और ऐसी अर्थव्यवस्था में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता देखी जाती है, वहाँ पर अशिक्षा देखी जाती है और बेरोजगारी की दर भी सर्वाधिक होती है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, तो ज़्यादातर अफ्रीकन देश जो है वहाँ पर है। युगांडा है, बुरुंडी है, नामीबिया है आदि देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था देखी जा सकती है ना। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, जिसको आप कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहते हैं, या उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होती है। यानी यह तो न तो ये पूर्णतः अल्प विकसित होते हैं और न ही पूर्णतः विकसित होते हैं, ये बीच की कड़ी होते हैं। अल्प विकसित से वो विकास की तरफ तेजी से अग्रसर होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। इनमें अल्प विकसित देश की विशेषताएं तो पाई जाती हैं, परंतु इनमें विकसित देश होने की अपार संभावनाएं भी मौजूद होती हैं, है ना। अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें तो जैसे भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, इस तरीके के जो देश हैं ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कहे जाते हैं। क्लियर हो गया, तो ध्यान से आप इसको देखते जाएंगे। अब दूसरे आधार की बात कर लेते हैं। दूसरा था उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर। तो उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है ना। कौन कौन से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा, ये कई बार आ चुका है ना, और ऊपर जो आपने पढ़ा है वह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो 1-2 बार आप इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जन्म है वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ है ना। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ का उद्देश्य प्रधान होता है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना होता है, वहाँ समाज को प्राथमिकता नहीं दी जाती है ना। और यहाँ जो उत्पादन होता है वह भी निजी स्वामित्व के अधीन होता है। किसके अधीन होता है, निजी स्वामित्व के अधीन होता है, प्राइवेट सेक्टर के अधीन होता है उत्पादन। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, यानी उद्देश्य होता है निजी लाभ।
ऊंची कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ऊंची कीमत पर उसको बेचा जाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, है ना। और इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है कि हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें, यह लक्ष्य होता है ना। और इसके लिए विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, और उस तकनीक के प्रयोग की वजह से वहाँ का जो समाज होता है वो बेरोजगारी का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन जाने की संभावना बढ़ती जाती है ना। तो अब आगे देखिए, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु, उत्पाद की मात्रा और वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार करता है। चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर करता है, बाजार से मतलब क्या है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। तो इस अर्थव्यवस्था में जो वस्तु उत्पादित होती है उसकी मात्रा कितनी होगी, कितना करना है उत्पादन, और वस्तु का मूल्य क्या होगा, यह सब निर्धारण कौन करता है, निजी क्षेत्र करता है, उद्यमी करते हैं, उद्योगपति करते हैं, पूंजीपति करते हैं, या बाजार करता है जिसको आप कह सकते हैं। इसमें पैसा कमाना ही मुख्य लक्ष्य होता है और सामाजिक कल्याण की उपेक्षा की जाती है। सामाजिक कल्याण पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, समाज को प्राथमिकता नहीं दी जाती पूंजीवादी व्यवस्था में। और इस अर्थव्यवस्था में लेकिन मजबूत नेतृत्व विद्यमान होता है। इसमें क्या होता है कि कुशल नेतृत्व विद्यमान होता है, प्रॉपर लीडरशिप होती है इस अर्थव्यवस्था के अंदर। इसीलिए यह बहुत तेजी से, अगर हम इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से देखें तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था होती है ये। और यह समाज में लेकिन आर्थिक भेदभाव बढ़ा देती है। जो आदमी ज़्यादा पैसा कमाता है, ज़्यादा लाभ कमाता है, तो वो ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुंचता चला जाता है, और जो उससे छूट जाता है ना, जो उस पूंजीपति वाले दायरे में नहीं है, वह बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई विशेष योजना या अर्थव्यवस्था नहीं बनाती, है ना। अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए, कई बार आ चुका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती, या आप कह सकते हैं नगण्य होती है। अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो नगण्य ही होती है, या आप कह लीजिए कि कोई भी आर्थिक भूमिका ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकारों की नहीं होती। अगर पूछा जाए कि ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो अमेरिका को आप देख लीजिए, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकल क्षेत्र में, है ना। स्विट्जरलैंड की बात कर लीजिए, यूके की बात करिए, हांगकांग है, सिंगापुर है, यह सब ऐसे देश हैं जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामूहिक होता है। क्या होता है, स्वामित्व सामूहिक होता है। बड़े उद्योग राजकीय स्वामित्व में तथा कृषि, व्यापार एवं छोटे उद्योग सहकारी स्वामित्व में होते हैं, है ना। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है, उत्पादन समाज के कल्याण के लिए होता है। यहाँ पैसे को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती, यहाँ समाज के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन किया जाता है ना। और इसीलिए इसमें समाज के अनुकूल तकनीक के आधार पर उत्पादन किया जाता है। यह ध्यान में रखा जाता है कि ऐसी तकनीक का प्रयोग न किया जाए जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। इसीलिए जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी को अगर आप लेके आते हैं, उन्नत टेक्नोलॉजी को, और ये देखा जाता है कि समाज में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है, तो उस टेक्नोलॉजी का कम से कम प्रयोग करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि समाज पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े, है ना। तो इसमें लोगों के अधिकतम कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन किया जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि इस अर्थव्यवस्था में जो मांग है, पूर्ति है, कीमत है तथा उत्पादन है, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कई बार पूछा गया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में जो मांग है वस्तुओं की, उसकी आपूर्ति है, उसकी कीमत कितनी होगी और उसका उत्पादन कैसे और कितना कैसे किसके लिए किया जाना है, इन सब पर किसका नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी में क्या होता है, बाजार का नियंत्रण होता है, प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का, उद्यमियों का, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। लेकिन समाजवादी में किसका होता है, सरकारों का नियंत्रण होता है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है ना। इसमें समाज कल्याण की जब भावना निहित होती है तो यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव होने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में मजबूत नेतृत्व का अभाव होता है, क्योंकि आप सबके कल्याण की जब आप बात करेंगे तो आप स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो मजबूत नेतृत्व शक्ति का उभार नहीं हो पाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसका एक दूसरा नाम भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो चीन और क्यूबा का नाम आता है।
है ना। और इस अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया था। तो यह भी प्रश्न आ चुका है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया है। अब तीसरी की बात कर लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व साथ साथ विद्यमान रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व विद्यमान होता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र भी होगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप होती है। यानी बीच का रास्ता निकाला जाता है, इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ लाभ की भी भावना निहित होती है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। इसमें होता क्या है कि इसमें लाभ और सामाजिक आर्थिक कल्याण के बीच में उचित संतुलन बनाते हुए उत्पादन किया जाता है। इसमें तकनीक और समाज दोनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इसको ध्यान में रखा जाता है कि तकनीक और समाज कल्याण इन दोनों के बीच में सामंजस्य बने। हम तकनीक का भी प्रयोग कर लें ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके और समाज कल्याण भी उससे प्रभावित न हो उस नकारात्मक ढंग से। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें उत्पादनकर्ता और समाज कल्याण दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए छोटी सी चीज़ है, गांव के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं, मान लीजिए पोखरे की खुदाई का काम चल रहा है ना। तो वह काम मजदूरों के माध्यम से अगर कराया जाए, है ना, समाज के माध्यम से अगर कराया जाए तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। पूंजी और श्रम दोनों ज़्यादा खर्च होती है और उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो काम कम होता है। लेकिन अगर वहाँ पर जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया जाए, उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो कम पैसे में, कम पूंजी में, कम श्रम में, कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अधिकतम लाभ की अगर हम बात करें तो मशीनों के माध्यम से काम करना ज़्यादा आसान है, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उसमें बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं कहीं मशीनों का उपयोग भी करते हैं और कुछ मात्रा में मशीनों का उपयोग होता है और वहाँ पर लोगों को रोज़गार देने का भाव भी निहित होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगेगी, समय लगेगा, श्रम लगेगा। इसके बावजूद हम तकनीक का बहुत ज़्यादा या पूरी तरह से उपयोग नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण मानी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। लेन देन के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और दूसरे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में यह है कि इस अर्थव्यवस्था में अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का परस्पर लेन देन, जिसको आप आयात निर्यात कहते हैं, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। जो ओपन इकोनॉमी होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरे देशों से मंगा लेते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है दूसरे देशों को उसकी आवश्यकता है, उसका हम निर्यात भी करते हैं। तो ये खुली इकोनॉमी कही जाती है, खुली अर्थव्यवस्था कही जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आपस में लेन देन चलता रहता है, वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन देन व्यापार चलता रहता है। लेकिन जब हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये एकदम विपरीत स्थिति होती है। इस अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के साथ कोई आर्थिक लेन देन नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं कि केवल अपने देश में जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, हम केवल उसी का उपयोग और उपभोग करते हैं। यद्यपि यह पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। कुछ चीज़ें अगर उसके यहाँ ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती हैं तो कोई न कोई ऐसी वस्तु जरूर होती है जिसकी उसे आवश्यकता तो है, पर उसके यहाँ पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन नहीं होता, निर्माण नहीं होता। उसके लिए हम दूसरे देशों पे आश्रित होते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हैं, भूमंडलीकरण की बात करते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था में जब हम किसी से आयात निर्यात नहीं करेंगे तो हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंद अर्थव्यवस्था कभी भी सामाजिक हितों के लिए अच्छी नहीं होती है, न ही देश के विकास के लिए उपयोगी होती है। लेकिन चूंकि लेन देन के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभाजन की बात है,
तो इसके लिए एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था दो का प्रावधान किया जाता है, जिसको हमें पढ़ना था और इसको हमने पढ़ा। अब यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, इसको अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।